नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा इसके अलावा अगर साथियों आपको इस ट्रेड से रिलेटेड और काफ़ी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि जो स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश या कंप्यूटर ऑपरेटर कम असिस्टेंट की मैंने जो स्टेनोग्राफर की 8 वीडियो और कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 वीडियो डाली हुई है। अगर आप उनको देखते हैं तो क्योंकि जो स्टेनोग्राफर चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों का सिलेबस सेम है। वो उसका हिंदी में होता है, उसका इंग्लिश में होता है। तो जो इंग्लिश वाली जो वीडियो है स्टेनोग्राफर की हमारी, तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया हुआ है मैंने। लगभग 8 वीडियो, तो 500 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका ट्रेड स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी है तो आप इंग्लिश वाली भी देख सकते हैं और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परंपरा में जो आशुलिपि का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है श्री गणेश को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान तकनीकी युग में निम्न में से कौन से गुण के कारण आशुलेखन या रिपोर्टर की आवश्यकता होती है? तो वर्तमान तकनीकी युग में जो बौद्धिक क्षमता होती है हमारी, उस गुण के कारण आशुलेखन और रिपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है? तो आशुलिपि अपनाई इसलिए जाती है ताकि गतिशीलता से हम कार्य करते रहे वर्तमान में। तो गतिशीलता एक ऐसा गुण है, इसके कारण ही वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भाषा को ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना। जैसे इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना और इंग्लिश का हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में अनुवाद करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में हम कहते हैं अनुवाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टंकन कमेटी का जो गठन है वो कब हुआ था? तो हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड और हिंदी टंकन कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1948 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्यामितीय चिन्हों में या ज्यामितीय चिन्हों से त्रिवृत्त गति से लिखने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो जियोमेट्रिकल जो सिंबल्स होते हैं उसकी गति तेज़ी से हो तो उसकी जो लिखने की जो कला कहलाती है वो कहलाती है आशुलिपि या शॉर्ट हैंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन आशुलेखन के लिए रोजगार के सरकारी क्षेत्र है? तो आशुलेखन के जो रोजगार के जो सरकारी क्षेत्र में जो उपलब्ध है वो किस में है? न्यायालय में। तो जो आशुलेखन होते हैं या स्टेनोग्राफर जो होते हैं, अगर वो इस ट्रेड से कर लेते हैं तो उनकी नौकरी ज़्यादातर कहाँ लगती है? वो लगती है न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ निकलती है वहाँ निकलती है। बाकी हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है स्टेनोग्राफर की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ या आशुलेखन की आती है रोजगार के अवसर का सरकारी क्षेत्र में, वो कहाँ पे होता है? न्यायालय में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिखी परीक्षण पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के स्तर पर आप क्या खोल सकते हैं। तो आपने अगर आशुलिखी का जो ट्रेनिंग है वो समाप्त कर ली है तो आप अपने स्तर पर क्या खोल सकते हैं। तो हम खोल सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर या परीक्षण केंद्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समाचार का संख्याओं में आशुलेखन का पद क्या कहलाता है। तो जो न्यूज़पेपर में जो आशुलेखन होते हैं उनका जो पद होता है या जो डेजिग्नेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है रिपोर्टर। तो समाचार पत्र जो न्यूज़ एजेंसीज होती है उसमें आशुलेखन का जो पद कहलाता है वो कहलाता है रिपोर्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ। आशुलिपि प्रणाली क्षेत्र का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1888 में, 1888 ईस्वी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया है। तो पिटमैन जो प्रणाली है उसको प्रस्तुत किया गया था 1837 ईस्वी में या 1837 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको इनको केवल याद ही करना है और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपन का जो प्रयोग हुआ था उसको किस नाम से जाना गया था। तो 12वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में आशुलिपि का जो प्रयोग किया गया था उसको कहा गया था या किस नाम से जाना गया था, वो जाना गया था नीवा निटीरिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिटेक्शन लेते समय कौन सा है। तो आशुलेखन की जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसका डिटेक्शन लिया जाता है। तो आशुलेखन का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण डिटेक्शन लेते समय हमें स्वर्ण शक्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि सीखने के लिए परीक्षार्थी की जो प्रथम सजगता व तैयारी क्या होनी चाहिए। अगर हमें कोई शॉर्ट हैंड सीखने है, शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग लेनी है तो हमारी जो प्रिपरेशन है या फर्स्ट प्रिपरेशन हमें क्या पता होना चाहिए। तो हमें क्या है कि कोई भी चीज़ सीखने तो हमें क्यूरियोसिटी या डेडिकेशन या इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो सजगता व सीखने की तत्परता तो वो कहलाती है आशुलिपि सीखने के लिए प्रशिक्षण की जो प्रथम सजगता है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 कि किसी चीज़ को हम सीखने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है या सीखने के लिए तैयार रहना, तो वो कहलाता है सजगता और सीखने के लिए तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी आशुलिपि जैन संकेतक लिपि जो किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1926 ईस्वी में। तो आशुलिपि जो हिंदी आशुलिपि जैन संकेतक लिपि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, 33। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के रूप कितने हैं। आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं के 2 रूप है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि में रेखाओं को कितने दिशाओं में दर्शाया गया है। तो आशुलिपि में रेखाओं को 3 दिशाओं में दर्शाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती है। तो आशुलिपि में जो समतल रेखाएं होती है, समतल व्यंजन रेखाएं हैं, वो बाई से दाई ओर लिखी जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं, न, डे तथा अण व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं नासिक्य। तो मैं, न, डे और अण जो व्यंजन है वो कहलाते हैं नासिक्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलाहाबाद के श्री ऋषि लाल अग्रवाल ने संकेतक लिपि लिखी है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद के जो ऋषि लाल अग्रवाल ने संकेतक जो लिपि लिखी थी
उसे हम जानते हैं ऋषि प्रणाली के नाम से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलेखन किस पर निर्भर करता है? तो आशुलेखन निर्भर करता है वक्ता के सही उच्चारण पर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अच्छा आशुलिपि बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छा आशुलिपि बनने के लिए वह परिश्रमी हो या मेहनती हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तभी वो टाइपिंग या शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो आसानी से सीख सकता है। कोई बीइंग लेजी, कोई लेजी अगर आदमी है तो वो क्या है कि आशुलिपि सीखेगा नहीं सीखेगा या लंबे समय में सीखेगा। लेकिन एक अच्छा आशुलिपि बनने के लिए हमें क्या है परिश्रमी या मेहनती होना आवश्यक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन है वो कहाँ स्थित होता है? तो जो कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन की जो पोजीशंस होती है, स्थिति होती है, वो कहाँ होती है? तो वो हमारी होती है टास्क बार के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेशन सिस्टम है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। या जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो माइक्रो विंडो क्या है? ऑपरेशन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है? तो अकाउंट को दिया जाने वाला नाम कहलाता है यूज़र नेम। तो जब भी हम कोई लॉगिन करते हैं तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर किसी भी साइट पर हम लॉगिन कर सकते हैं। तो अकाउंट को दिया जाने वाला जो नाम है वो कहलाता है यूज़र नेम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात कौन सी स्क्रीन प्रदर्शित होगी? कंट्रोल पैनल चुनने के पश्चात जो कंट्रोल पैनल जो स्क्रीन है वो प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिवाचक जो चिन्ह को प्रकट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं चिन्ह वो है हमारा ऑप्शन ए 2 में जो चिन्ह दिखाया गया है। तो व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड में क्या है कि बहुत से सिंबल्स होते हैं, उनको हमें याद कर कर ही हम शॉर्ट हैंड का उपयोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड क्या होता है कि मान लो कोई भाषण दे रहा है, उसने 10 मिनट का भाषण दिया, तो हमें वो 10 मिनट की जो बातें होती है वो बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में लिखनी होती है और सिंबल्स के ज़रिए लिखनी होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि आदमी जब बोलता है तो जल्दी से बोल पाता है, लेकिन जब लिखते समय क्या है कि समय लगता है। तो इसलिए शॉर्ट हैंड की आवश्यकता होती है समय को बचाने के लिए और बड़े कंटेंट को छोटा रूप देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर का सबसे पहले ऑन करने के लिए माउस से कहाँ क्लिक किया जाता है? तो कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करने के लिए माउस पर विंडो की पर क्लिक करते हैं हम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न चित्र को देखकर बताइए कि कंप्यूटर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, मैं चारों ऑप्शन दिखाता हूँ, आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर की जो पिक्चर है वो कौन सी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कंप्यूटर की जो पिक्चर है वो ये है। तो और ये लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या है कि टेलीविज़न है ये। लेकिन जो कंप्यूटर की जो डायग्राम है या चित्र है वो क्या है कि ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न चित्र को देखकर बताइए कि कीबोर्ड कौन सा है? तो कीबोर्ड हमें बताना है कि हमारा कीबोर्ड कौन सा है। तो जो ऑप्शन ए 4 में है वो है हमारा कीबोर्ड। इस तरीके से आप देख सकते हो जो ये है हमारा CPU। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर ऑप्शन 2 की बात करता हूँ तो ये है हमारा कंप्यूटर या PC भी कह सकते हो आप। जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ये है हमारा माउस, और जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ये हमारा कीबोर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउस से निकलने वाली वायर को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो माउस के साथ निकलने वाली जो वायर होती है वो कनेक्ट होती है CPU के साथ। माउस भी 2 प्रकार के माउस आते हैं, एक होता है वाईफाई या वायरलेस कह सकते हो, एक वायर के साथ में होता है। तो जो वायर वाला जो माउस होता है उसकी जो वायर होती है
उसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो CPU के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर का सही मुद्रा में न बैठने से क्या हो सकता है। अगर जब भी हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो अगर जो हमारी जो मुद्रा है जिस स्थिति में हम बैठे हैं अगर वो सही नहीं है, ज़्यादा झुक कर बैठे हैं या बिल्कुल ही ज़्यादा पीछे बैठे हैं या टेढ़े हो रहे हैं, किसी भी तरीके से हो रहे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है पीठ में या कमर में, पीछे के हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे समस्या क्रिएट होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो हमें हमेशा बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, पीठ के दर्द से या पीठ की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर कैसे काम करें। तो कंप्यूटर पर हमें हमेशा, मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि आपको हमेशा सीधे बैठकर ही काम करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। जैसे सोते हुए या झुक कर या खड़े होकर हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर पर हमें बैठकर, बिल्कुल सीधे बैठकर ही हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर काम करते समय पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर पर कार्य करते समय या काम करते समय हमारी पोजीशन है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर लगातार काम करने से हमारे शरीर का निम्न में से कौन सा भाग ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कंप्यूटर पर जब हम कार्य करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारा शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होती है हमारी आँखें। तो हमें ज़्यादातर लगातार काम नहीं करना चाहिए, लगभग 10-15 मिनट के बाद आँखों को आराम से एक बार रिलैक्स देना चाहिए ताकि हमारी जो आँखें वो लंबे समय तक चले, रोशनी हमारी बरकरार रहे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ही स्थिति में या एक ही पोजीशन या सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने देर तक बैठना चाहिए। तो अगर हम मान लें कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो एक ही स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 30 से 60 मिनट तक ही बैठना चाहिए। आधे से 1 घंटे तक हम बैठ सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बैठ रहे तो हमें समस्या क्रिएट हो सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा नहीं है। तो जो टच पैड होती है, आपने देखा होगा कि लैपटॉप के ऊपर होती है जिसके द्वारा हम एज ए माउस जो काम करती है, तो वो बोलते हैं हमारा टच पैड। माउस आपने देखा हुआ है, कीबोर्ड देखा हुआ है, मॉनिटर देखा हुआ है। तो आप बता सकते हो कि जो हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ये पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं। तो माउस पर भी इससे हम क्या हम इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, लेकिन जो मॉनिटर है वो एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। तो ये पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड पर कर्सर कंट्रोल की कितनी होती है। तो कीबोर्ड पर जो कर्सर कंट्रोल की होती है वो होती है 4। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से एरो बनी होती है। तो हम बिना माउस के भी किसी भी चीज़ को, अगर हमें लेफ़्ट साइड या राइट साइड अप एंड डाउन मूव करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पर जो कर्सर कंट्रोल की होती है वो होती है हमारी 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो होते हैं कुंजी पटल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर कीबोर्ड का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर पर जब हम कीबोर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है हमारा एक है इनपुट डिवाइस है। तो किसी भी इनपुट को देने के लिए हम कंप्यूटर पर कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड पर नंबर की कितनी जगह होती है। तो जो कीबोर्ड होता है हमारा उस पर जो नंबर की होती है वो 2 जगह होती है। तो आपने देखा होगा कि एक तो बिल्कुल राइट हैंड साइड में नंबर की होती है, एक हमारी इस तरीके से नंबर की होती है। तो कीबोर्ड पर जो नंबर की होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये होते हैं हमारी नंबर की। तो वो कंप्यूटर पे कीबोर्ड पर कितनी जगह होती है वो होती है 2 जगह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र को देखकर CPU पहचानने। तो चित्र में आपको दिखा देता हूँ 4 चित्र। तो जो चौथे में दिया गया है वो है हमारा कंप्यूटर, ऑप्शन A3 में दिया गया है वो कीबोर्ड है, A2 में जो दिया गया है वो माउस है, जो ऑप्शन A में जो दिया गया है वो है हमारा CPU। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से CPU का भाग कौन सा है। तो CPU क्या होती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो जो भी हमारी लॉजिकल्स ऑपरेशन होती है या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती है उनको फंक्शन में लाती है, तो वो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो वो ये क्या है कि CPU का एक भाग होता है। जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है वो CPU के ही अंदर होती है, इसीलिए CPU को ही हम या मेन मेमोरी या क्या कह सकते हैं उसको, CPU को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जितनी भी ब्रेन मतलब जो कैलकुलेशंस होती है वो CPU के अंदर होती है। तो ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशुलेखन की जो कुर्सी की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। कोई भी जो स्टेनोग्राफर है जब भी कंप्यूटर के सामने बैठता है और टाइपिंग करता है, तो जो जिस लेवल पर कंप्यूटर रखा हुआ है और जो हमारी कुर्सी है, तो कुर्सी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो कुर्सी की हाइट होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशुलिपि में स्वरों की जो तालिका में कितने स्वर है वो दर्शाए गए हैं। तो आशुलिपि में स्वरों की जो तालिका है उसमें जो 12 स्वर है वो दर्शाए गए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता हो वो क्या कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में अगर कम समय लगता है तो वे कहलाते हैं लघु स्वर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा में किस स्थान पर गिने जाते हैं। तो आशुलिपि में स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा में प्रारंभ से या प्रारंभ की जो स्थान है उसे गिने जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आशुलेपन में हल्के डैश से दर्शाए जाने वाले स्वर हैं। तो आशुलिपि में जो हल्के डैश से जो स्वर दर्शाए जाते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 6। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं। किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने के लिए 3 स्थान होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो ये तो साथियों थे हमारे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो साथियों आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो हिंदी का है, तो उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल हिंदी में ही आते हैं। और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, उसमें क्या है कि वो पेपर है वो इंग्लिश में ही आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी आप एम्प्लॉयबिलिटी हिंदी में पढ़ जाओ और आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में आ जाए तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और पास होना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश में इंग्लिश के ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी या काम में होना। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, इसके मतलब आपके पास रोज़गार है। तो नौकरी में होना या काम करना क्या कहलाता है, रोज़गार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। डैश करने की क्षमता, तो जो कौशल है या स्किल है वो क्या है कि करने की क्षमता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति, उसको जीवन में मान लो आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए उसे
अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ या कोई वीकनेस है तो वीकनेस को स्ट्रेंथ पॉइंट में कन्वर्ट करता है। मतलब वो चीज़ों को बदलना जानता है कि मुझे किस पॉइंट पर क्या चीज़ को, अपनी कमजोरी को पॉजिटिवनेस में बदलना है, नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करना है, या वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और नई नई स्किल है वो लर्न करता है या सीखता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो करने के लिए तैयार रहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन A2, बढ़ो, बदलो और सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आज से 10 से 15 साल पहले क्या था कि मोबाइल फ़ोन उस समय नहीं होते थे, बहुत ही रेयरली जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, जो वायर वाले फ़ोन होते थे, तो वो जिसके पास होता था तो वो क्या करता था, लोग बाग अपना एक STD बूथ बना लेता था। तो लोग क्या करते थे, वहाँ जाके जिस भी स्थान पर उनको कॉल करनी होती तो वहाँ जाके कॉल करते थे, और जितनी मिनट बात करते थे उतनी मिनट के हिसाब से जो STD बूथ को जो बंदा चलाता है उसको वो पे करते थे या उसको रुपए देते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो बंदा STD बूथ चला रहा था, मतलब वो रोज़गार में था, उसके पास काम था, वहाँ से उसकी अर्निंग हो रही थी। लेकिन आजकल क्या है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, तो इसलिए जो STD बूथ का जो चलन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। STD बूथ है वो बिल्कुल बंद हो गए। तो जो व्यक्ति पहले एक तरीके से रोज़गार में थे, आज वो क्या है, बेरोज़गार हो गए, क्योंकि पहले STD बूथ से उनकी कमाई हो रही थी। आजकल हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, तो वहाँ से उनकी कमाई नहीं हो रही। तो STD जो बूथ है, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग जो बूथ है, वो आजकल बंद हो गए। तो इसका मतलब जो नौकरी है वो पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। जैसे ओला है, उबर है, स्विगी है। तो ओला और उबर जो ये क्या है कि टैक्सी की गाड़ियाँ होती, स्विगी खाने पीने का जो सामान डिलीवर करती है, ये आजकल ये चीज़ें चल रही। लेकिन STD बूथ है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। STD स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो 21वीं सदी में आपके पास कोई भी स्किल हो, चाहे वो प्लम्बर की स्किल हो, इलेक्ट्रिशियन की, कारपेंटर की, मैसनरी की, कोई भी आपके पास स्किल है, तो आप भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ आप कमा लोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे कोरोना की लहर आई थी, तो हर व्यक्ति अपने घर में था, लेकिन एक अगर उसके पास कोई स्किल थी, चाहे इलेक्ट्रिशियन की स्किल हो, कोई मान लो किसी क्षेत्र में रह रहा है, किसी गांव में रह रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि काम कर कर वो अपना गुजारा कर सकता है। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, मार्केट में कोई बदलाव आ जाए, कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, अगर आपके पास स्किल है तो आप आसानी से रोज़गार में रह सकते हो, रोज़गार आप पाने में मदद भी पा सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल है। आप कहीं पे भी जॉब है वो आसानी से ले सकते हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करते हैं, यहाँ तक कि कोई मार्केट में बदलाव भी क्यों ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैतिकता क्या है। तो जो एथिक्स है या नैतिकता का मतलब क्या है, तो यह तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये कहलाता है हमारा नैतिकता या एथिक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन A1। मान क्या है, वैल्यूज़ क्या है। तो वैल्यूज़ क्या है कि हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है कि हमारे समाज में क्या वैल्यू, कितने लोग हमें पसंद करते हैं। तो मान क्या है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को, हमारे करैक्टर को प्रदर्शित करता है, प्रेरित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो आपने देखा होगा कि अपनी जो लोअर क्लास की जो बुक होती थी उसमें क्या है कि प्रस्तावना या प्रिएम्बल जो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण का एक लेखन होता था, एक पेज होता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A3, प्रस्तावना या प्रिएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुचित पद को पहचानिए। तो आपने जल पोल्यूशन, जैसे वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, तो जल, वायु और ध्वनि पोल्यूशन आपने सुने हैं, लेकिन जो हरित पोल्यूशन है या जो ग्रीन पोल्यूशन है वो कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो इन चारों ऑप्शन से जो भिन्न ऑप्शन है या अनुचित जो पद है वो है हरित
प्रदूषण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसा देश क्या कहलाता है? तो ऐसे देश जिसमें बहुत से धर्म के लोग रहते हो तो वहाँ सभी धर्म या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसा देश कहलाता है धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर कंट्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? इंडस्ट्री के अंदर होती है या उद्योगों के अंदर होती है? तो उद्योग क्रांति मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य परिवर्तन लाते हैं या मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 18वीं सदी में या 18th सेंचुरी में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कठिन कौशल क्या है या हार्ड स्किल क्या है? तो अभी अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप जल्दी से या आसानी से सीख सकते हैं, या चाहे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो, अगर आपको कोई टाइम मैनेज करना हो, कोई चीज़ आपको टाइम या समय पर करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि आपको 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड अचीव करनी है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन एक हार्ड स्किल मानी जाती है। जनरली जो लोग टाइपिंग अचीव कर पाते हैं वो 35-40 तक अचीव कर पाते हैं। उसके बाद जितनी भी अगर आप ज़्यादा टाइपिंग कर पा रहे हैं, इतने वर्ड पर मिनट या 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड कर पा रहे हैं, तो वो एक हार्ड स्किल के अंदर आती है, कठिन कौशल के अंदर आती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा कि क्या हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या हमारी वीकनेस है। तो जो भी हमारी वीकनेस है उसको हमें स्ट्रेंथ में बदलना होगा। तो इस तरीके से हम कैरियर में या लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समय प्रबंधन क्या है या टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट कहलाता है कि अपने कार्य को समय पर पूरा करना। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी या एक रिज्यूम है वो कैसा होना चाहिए? तो एक रिज्यूम हमेशा छोटा और सटीक होना चाहिए, प्रिसाइज एंड स्मॉल। अगर हमने मान लो 4 से 5 पेज का रिज्यूम बना दिया और बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें हमने लिख दी जो हमें आती भी नहीं है, तो जब भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो पहली बात तो रिक्रूटर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो हमें जज भी नहीं कर पाएगा कि हमारे अंदर क्या स्किल है, और वो कहीं ना कहीं रिज्यूम में से कोई पॉइंट उठा के हमसे पूछेगा, लेकिन हम उस पॉइंट को बता पाने में असमर्थ रहेंगे। तो हमें रिज्यूम को हमेशा छोटा और सटीक बनाना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों जो जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है? तो जब भी आपकी कोई जॉब लगती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगो चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगो, तो वहाँ पर आपकी कुछ ड्यूटीज़ एंड कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य और कुछ आपकी जिम्मेदारियाँ होती है। तो आपको एक लिखित विवरण दिया जाता है कि आपको इस कंपनी में आपको ये काम करना, आपकी ये ड्यूटीज़ रहेगी, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। तो वो कहलाता है हमारा नौकरी का विवरण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? जब भी आपके पास कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपका जो नेक्स्ट कदम है वो क्या होगा? हमारे पास जब इंटरव्यू की कॉल आती है, साक्षात्कार की कॉल आती है, तो हम इंटरव्यू देने जाएंगे या साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए वाक्यों के लिए WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक? तो उसके लिए जो WH शब्द जो है वो है विच एनिमल डू यू लाइक? आप किस एनिमल को पसंद करते हैं, कौन से एनिमल को आप पसंद करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए वाक्यों के लिए रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। तो रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जब भी हम दो नाम लिखते हैं जैसे मोहन सोहन या डेविड एंड राम, तो हम एंड लगाते हैं दोनों के बीच में।
अगर हम 2 से ज़्यादा व्यक्ति के नाम लिख रहे हैं तो उनके बीच में हम कोमा लगाते हैं और लास्ट में 2 व्यक्ति के नाम के बीच में एंड लगाते हैं। तो राहुल कोमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अल्पविराम या कोमा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हैव यू या हाउ हैव यू सीन या हाउ हैव यू बीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरी वेल एंड यू। मैं सही हूँ, आप बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो एक्सीडेंट कब हुआ था? तो एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था एट 10:30 लास्ट नाइट। जो कल की रात है वो 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। तो आई लर्नड द म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवी या कैरिकुलम विटाए को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो सीवी या कैरिकुलम विटाए को हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो कंपैरेटिव जो विशेषण है उसके स्थान पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो जो मेरी पेंसिल है वो तुम्हारी पेंसिल से ज़्यादा नुकीली है, ज़्यादा शार्प है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आपको अगर आप स्टेनोग्राफर हिंदी से कर रहे हैं तो आप इंग्लिश वाली वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हिंदी में दिए हुए हैं और दोनों का सिलेबस सेम है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू, जय हिंद।